गुड मॉर्निंग। जय हिंद सभी को। चलिए, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस ई शिक्षा संवाद में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट 11 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और आज की तारीख है आपकी 2 जून। ठीक, 2 जून, जिसमें हम लोग अपने टारगेट एनटीए यूजीसी को लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। कौन सी यूनिट? यूनिट आपकी 5 है। यूनिट 5 में जो कि करिकुलम से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने कल की डेट में क्लासेस हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग इससे पहले हम लोगों ने करिकुलम डेवलपमेंट कैसे करें, करिकुलम के मॉडल्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। अब इसके बाद जो अब हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं, वो आपका हम लोग पढ़ रहे हैं आपका कि जो मॉडल्स आप कैलकुलम मॉडल्स बने थे, उनको इवेल्युएट किस तरीके से किया जाए, उनका इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाए। उसके लिए मैं 4 मॉडल्स के नाम बताए थे आपके। एक टेलर मॉडल था, स्क्रीवेन मॉडल था, किलपैट्रिक मॉडल था, और एक आपका और कौन था बताओ जरा। तो हो गया आपका टेलर मॉडल हो गया, और स्टैट मॉडल हो गया, स्क्रीवेन मॉडल, और एक कौन सा है? किलपैट्रिक मॉडल। ये 4 मॉडल थे, जिसमें हम लोगों ने टेलर मॉडल को कल पढ़ लिया था कि टेलर मॉडल में क्या होता है, किन किन चीजों से हम लोग डिस्कस करते हैं। कि टेलर मॉडल अगर ये पूछा जाए कि टेलर मॉडल का मुख्य रूप से प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो स्टूडेंट की गाइडेंस को मापने के लिए हम लोग करते हैं इसका प्रयोग। अगर आपसे कोई पूछे कि टेलर मॉडल आप बता रहे हो, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, तो इसका निर्देशात्मक उद्देश्य होता है कि छात्रों की प्रगति को मापने का तरीका ये होता है। क्या कहता है कि टू मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस टुवर्ड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अपने उद्देश्य के प्रति छात्र किस तरीके से प्रगति करते हैं, उसको मापने का एक तरीका जो होता है, वो टेलर मॉडल ने हमको बताया है। लेकिन अब नेक्स्ट आपका जो है, आपका नेक्स्ट कौन सा है? आपका नेक्स्ट वाला जो हम लोग पढ़ेंगे अपने क्रम में, तो नेक्स्ट वाला हम लोग को स्टैक्स मॉडल पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? स्टैक्स मॉडल। स्टैक मॉडल में क्या दिया है? चलो स्टैक मॉडल से आज स्टार्ट करते हैं। जी सर। कौन सेंटर जाएगी है स्टैक्स मॉडल में? जी सर, स्टैक मॉडल स्टैक्स मॉडल की बात करेंगे। स्टैक मॉडल में दिया क्या है, इसमें कहता क्या है, इनकी डेफिनेशन, इनकी कहानी को सुनेंगे, समझेंगे। सबसे पहले ये जो है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसको जो है रॉबर्ट स्टैक ने दिया है। किसने दिया है? रॉबर्ट स्टैक ने दिया है। लिख लेंगे रॉबर्ट स्टैक। रॉबर्ट स्टैक ने कब दिया था इसको, किस सन में दिया था? 1967 में दिया था आपका। ठीक है, रॉबर्ट स्टैक ने इसको 1967 में पेश किया, जिसमें इन्होंने जिस रूप में इन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने कहा कि काउंटेनेंस मॉडल फॉर एजुकेशनल इवैल्यूएशन, शैक्षिक मूल्यांकन के लिए मुखाकृति मॉडल। तो इनके मॉडल्स का नाम क्या था? वहां पर यहाँ पर इनके मॉडल का नाम जो बताया था, काउंटेनेंस नाम लिखिएगा, क्योंकि इनके नाम को ही पूछा जाता है। काउंटेनेंस, ठीक है, काउंटेनेंस मॉडल फॉर एजुकेशनल इवैल्यूएशन, एजुकेशनल इवैल्यूएशन अगर हिंदी में क्या बोलेंगे? शैक्षिक मूल्यांकन के लिए मुखाकृति मॉडल। ठीक, काउंटेनेंस मुखाकृति मॉडल इसको बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में याद करना ज्यादा हम लोग के लिए इजी होगा। काउंटेनेंस मॉडल जो आपको दिया है, स्टैक्स ने दिया है, और शैक्षिक मूल्यांकन के लिए दिया है।
अब हम पढ़ेंगे स्टैक के मॉडल के अनुसार कि स्टैक्स ने इसमें क्या बताया। स्टैक्स ने इसमें बताया है कि औपचारिक प्रक्रियाओं से मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसकी वजह से कहता है अकॉर्डिंग टू हिम फॉर्मल प्रोसीजर। अब ये फॉर्मल प्रोसीजर इसमें होता है आपका क्या होता है, फॉर्मल प्रोसीजर। फॉर्मल प्रोसीजर ठीक है, क्या आता है आपका फॉर्मल प्रोसीजर। फॉरवर्ड प्रोसीजर्स आते हैं इसमें आपके। फॉरवर्ड प्रोसीजर विल हेल्प इंक्रीज द ऑब्जेक्टिव इन इवैल्यूएशन। मतलब यहाँ पे फॉर्मल प्रोसीजर लगाने पर हमें इंक्रीज वस्तुनिष्ठता बढ़ती है, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ती है इसमें इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की। इसमें कहते हैं इसका एम क्या है, कहते हैं कि एम एट फंक्शनिंग डाटा we can make description and judgment of the curriculum being evaluation। मतलब कहते हैं इसमें कि जो डेटा प्रस्तुत करने का उद्देश्य होता है उसमें पाठ्यक्रम के विवरण और निर्णय के संकेत मिलते हैं मूल्यांकन के आधार पर। यहाँ पर ठीक है, तो ये पॉइंट्स इतने क्लियर हुए ये कि इसकी 22 की कहानी कैसे बनती है, इसके बारे में क्या हो गई बताएं। इन्होंने मुख्य जोर दिया है डिस्क्रिप्शन पर। इन्होंने मुख्य जोर किस पर दिया है, डिस्क्रिप्शन पर। सर ये फॉर्मल प्रोसीजर क्या है? औपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया के अंदर सिस्टमैटिक वे से करेंगे, वो कोई अनसिस्टमैटिक वे में काम नहीं करेंगे। जो समय पर जो चीजें दी गई हैं उन्हीं चीजों को ये उन्हीं चीजों को वो काम करेंगे यहाँ पर। फिर इसमें इनका मेन जो पॉइंट होता है, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर डिस्क्रिप्शन पर दिया है। किस है, डिस्क्रिप्शन पर मतलब विवरण पर। ठीक, किस पर दिया, विवरण पर दिया, डिस्क्रिप्शन पर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज, और अब इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने अपनी डेफिनेशंस में ही बता दिया है। अपनी डेफिनेशंस में ही देखो क्या बताया इन्होंने, रॉबर्ट स्टेक ने जो बताया है इसके माध्यम से। अब देखिए काउंटेंस मॉडल आपको याद रखना है, काउंटेंस मॉडल किसने दिया है, रॉबर्ट स्टेक ने दिया है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या आता है, इसमें मेन पॉइंट आता है कि इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव के बीच जो संबंध को देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेंस सिमिलरिटी कहते हैं। क्या देखते हैं, कहते हैं, इसको लिखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसको समझ ले। देखिए इंटेंशन, ठीक, इंटेंशंस है आपका, और इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव्स आपकी ये दो चीजें मिली, ऑब्जेक्टिव्स। अब कह रहा है इन दोनों के बीच, क्या कह रहा है, इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव के बीच संबंध। ठीक, इन दोनों के बीच संबंध को देखना, संबंध को देखना, यही आपका काउंटनेस कहलाता है। आपका काउंटनेस सिमिलरिटीज आती है इसमें। मतलब कि इसमें कहा जाता है कि जो सोचा है और रिजल्ट भी एक जैसा है कि नहीं है, इसका मूल्यांकन करना होता है। मतलब इन्होंने कहता है कि जो भी पॉइंट आपने जो सोचा है, जो सोचा है, ठीक है, जो आपने सोचा है और रिजल्ट, ठीक है, और आपका क्या है, रिजल्ट भी एक जैसा है। जो आपने सोचा रिजल्ट भी एक जैसा है,
कि नहीं, अब इसी का मानो इसी को सोचा कि आपने जो सोचा है अब, और वो रिजल्ट भी एक जैसा है कि नहीं है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, इसी का मूल्यांकन है कि नहीं, इसी का मूल्यांकन करने के लिए इसका निर्माण, इसी का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक, इसी का मूल्यांकन करने के लिए होता है, इसका मूल्यांकन करने के लिए ही इसका जो काउंटलेस मॉडल का निर्माण किया गया है आपका। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ यहां पर। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर जब इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं तो इसमें फिर मिलता है कि स्टेप मॉडल में अब इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे, ठीक है, इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, जब इसमें इवैल्यूएशन के ही मुख्य जोर देता है पूरा का पूरा यहाँ पर इवैल्यूएशन, वो भी जो आपने पर्पसफुली आपने बनाया होगा उसी को यहाँ पर बताया है आपसे। नोट कर लिया? आगे चले, बताओ। जी सर। चलो, अब इसमें कुछ इनके स्टेप्स दिए होंगे, इनके स्टेप्स क्या होंगे देख लो। इनके स्टेप्स में कुछ इनके स्टेप दिए हैं वर्क को करने के लिए। तो सबसे पहले आपका इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका विवरण आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा सबसे पहले इसमें, ठीक, सबसे पहले क्या है, डिस्क्रिप्शन, ठीक, सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन आता है, फिर आपका आता है दूसरे नंबर पर जजमेंट आता है, ठीक है, जजमेंट आता है, ठीक, जजमेंट आता है। तीसरे पॉइंट पे आपका क्या आता है, तीसरे पॉइंट पे आपका आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, क्या आता है सर? स्टेप है ये? हाँ, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक, डाटा है। चौथा जो पॉइंट है आपका कहता है कि इवैल्यूएट करना, फिर आपका इवैल्यूएटेड की बात करता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये आपका कितनी चीजें आपको बताता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? ठीक है, बताओ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा मॉडल आता है आपका? सर इसमें सेट ऑफ 3 डाटा बताएंगे, 3 सेट ऑफ डाटा, जो हम डाटा लेते हैं उसको 3 सेट में रखते हैं। किसको? एंड जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको 3 सेट में रखते हैं, सेट ऑफ, जिसको हम 3 सेट ऑफ डाटा कहते हैं। पहला है एंटीसीडेंट, दूसरा है ट्रांजैक्शन और तीसरा है आउटकम। हाँ, तो वो डाटा कलेक्शन जो करते तब, हाँ, वो डाटा कलेक्शन करने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, तो ये डीप में और आपका जाएगा तब बताएंगे ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव, ये आपके स्टेप जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बताए दे रहे हैं यहाँ पर ना जी। हाँ, तो ये आपके डाटा कलेक्शन की जब बात करें तो डाटा कलेक्शन सभी में अलग अलग तरीके से, पहले तो डिस्क्रिप्शन कहेंगे, डिस्क्रिप्शन के भी कई इनके पार्ट्स हैं। जजमेंट करें तो जजमेंट के भी इनके कई लॉजिक्स इन्होंने दे रखे हैं। फिर डाटा ऑफ कलेक्शन जैसा आपने 3 बताया कि 3 टाइप्स में होगा। पहले में आप पूरा ऑब्जर्व करके देखेंगे, सेकंड में उसका मेजर, उसका इकट्ठा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और चौथे में आपका उसका आउटपुट या आउटकम आपका निकाल के देंगे वहां पर। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन की बात बोलते हैं यहाँ पे। तो इतने स्टेप यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो अब चले हम स्क्रीवेन मॉडल की तरफ चले। जी सर। चलो, स्क्रीवेन मॉडल पे हम लोग देखते हैं क्या दिया स्क्रीवेन मॉडल में। और आप लोगों ने कल क्वेश्चन पेपर वाला सेशन नहीं ज्वाइन किया था, क्या हुआ था? जी सर। क्वेश्चन पेपर वाला सेशन आप जो शाम को 5:30 बजे था उसको ज्वाइन नहीं किया किसी ने?
हाँ सर, हम तो 6:30 बजे पहुंचे कल, वो थोड़ा गए थे ना, आरडीसी का बताए थे। हाँ हाँ, आपने तो बताया है। उसी का चल रहा है सर। हाँ, स्क्रीवेंस मॉडल, कि स्क्रीवेन मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो स्क्रीवेन मॉडल में क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सब में कुछ ना कुछ अलग चीजें ही आपको देखने और पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब हम देखेंगे स्क्रीवेन मॉडल में, स्क्रीवेन मॉडल में क्या होता है, इसमें कुल मिला के इसको किसने दिया था, या इसको प्रपोज किसने किया था, या इसको प्रस्तावित किसने किया था। तो बताओ, इसको प्रस्तावित किसने किया था, नाम बताओ। मिचेल। हाँ, मिचेल। मिचेल स्क्रीवेन। हाँ, मिचेल स्क्रीवेन, मिचेल स्क्रीवेन। मिचेल स्क्रीवेन ने इसको प्रोफाउंड किया था, इसको प्रस्तावित किया, फिर इसके बारे में बताया था। ठीक है, इनका सन जो है, ये जो है कहते हैं कि 1970 से इन्होंने प्रारंभ किया, 1973 तक ही संघर्ष था, तब जाके इनके मॉडल को मान्यता मिली। कि मतलब इसी के बीच में ही इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि द इवैल्यूएशन लुक्स एट प्रोग्राम्स एक्चुअल इफेक्ट ऑन आइडेंटिफाइड नीड्स। ठीक, मतलब कि प्रोग्राम को एक्चुअल इफेक्ट डालना है, उसको देखना कि जो प्रोग्राम है, मतलब कहते हैं ये प्रोग्राम है। ठीक, जो भी आपका प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है वो जो है वास्तविक रूप में प्रोग्राम जो, ठीक, प्रोग्राम जो एक्चुअल इफेक्ट डालता है, उसको, ठीक है, कि उसको क्या करना है, उसको देखना होता है, उसको देखना होता है। मतलब कोई भी आपने प्रोग्राम सेट किया है, वो प्रोग्राम वास्तविक रूप में कितना हम लोग के लिए यूजफुल है, क्या हम लोग के लिए नहीं है, इन सब की जो देखना है वही आपका है, इसमें कह रहा है आपका। क्लियर है पॉइंट, इतना बताओ सभी को। जी सर, इसको गोल फ्री मॉडल भी कहते हैं। हाँ हाँ, इसी को हम लोग गोल फ्री मॉडल भी कहते हैं। चलो लिख लेते हैं, इसी को हम गोल फ्री, और ये क्वेश्चन आया भी है कि गोल फ्री मॉडल किसको कहते हैं। तो गोल फ्री मॉडल जो है, स्क्रीवेन के मॉडल को हम गोल फ्री मॉडल कहते हैं। इसमें कुल मिला के सीधा रिजल्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, सीधा, इसमें कहेंगे सीधा रिजल्ट देखते हैं। इसमें सीधा रिजल्ट को देखते हैं। ठीक, इसमें सीधा रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं, सीधा रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुल मिला के इसमें। ठीक है, इसमें, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है, और इसमें क्या होता है बताओ, इसमें स्टैटिस्टिक क्राइटेरिया, जो भी एक बार क्वेश्चन आया था, स्टैटिस्टिक क्राइटेरिया है आपका, स्टैटिस्टिक क्राइटेरिया, स्टैटिस्टिक क्राइटेरिया, स्टैटिस्टिक का मतलब होता है इंटरनल। ठीक, इंटरनल क्राइटेरिया यहाँ पर चेक करते हैं। मतलब कुल मिला के इसको कहता है कि ऑब्जेक्टिव को ना देखकर इफेक्ट को देखकर गोल को बताया जाता है। यहाँ पर कुल मिला के इससे जो कोई की पॉइंट है, की पॉइंट में ये कह सकते हैं कि एक शब्दों में अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक शब्दों में इसके बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पर कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव को महत्वपूर्ण ना बताकर, या ऑब्जेक्टिव को ना देखकर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को ना देखकर इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव को ना देखकर इफेक्ट को, ठीक है, क्या किया, इफेक्ट को देखकर
देखकर गोल, ठीक है, इफेक्ट को देखकर गोल को बताया जाता है। क्या होता है? इफेक्ट को देखकर गोल को बताया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये है, ठीक है। इसमें और क्या कहते हैं, इसमें और भी पॉइंट मिलते हैं। जैसे इन्होंने देखा या इन्होंने कुल मिला के गोल फ्री मॉडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीधे सीधे प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम होता है उसमें एक्चुअल इफेक्ट डालता है, क्या डालता है वो देखते हैं। कुल मिला के इसमें रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट कैसे, इंटरनल क्राइटेरिया को हम देखते हैं कि आंतरिक रूप में जो भी चीजें महत्वपूर्ण बिंदु उसको कैसे निकाल रहे हैं। फिर कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव को ना देखकर कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा, हमें तो केवल रिजल्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि इफेक्ट को देखो, प्रभाव को देखो, प्रभाव को देखने गोल को बताया जाता है। और इसमें कहा जाता है, इसमें जो होता है, कहता है कि इसमें खुद नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा और ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। इसमें कहता है जब कभी इसी तो गोल फ्री कहा गया, गोल फ्री का मतलब इसमें सब कुछ खुद स्वयं से ही करेगा। कह रहा है कि इसमें स्वयं से क्या करेगा, और स्वयं से नीड्स देखेगा, अपनी क्या देखा, नीड्स देखेगा, नीड्स स्वयं से नीड्स को देखकर, स्वयं से नीड्स को देखकर आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करेगा और उसी के आधार पे क्या बनाएगा, ऑब्जेक्टिव बनाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे यहाँ पर। ठीक, इतने पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर स्क्रीवन मॉडल हम लोगों से बात क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बताओ, समझ में आया? मतलब कि इसको ये कि कोई भी मतलब नहीं है कि पिछला आपने क्या वर्क किया क्या नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए एक वर्ड आता है नो डिटर्मिनेशन, नो प्री डिटर्मिनेशन। ठीक, नो प्री डिटर्मिनेशन की बात यहां पर ये करते हैं। आपका क्लियर है? जी सर। ठीक है, पूरा पूरा स्क्रीन मॉडल यहीं पर आपको पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए ना कि यहाँ पर ये मुख्य पॉइंट इन्होंने क्या कहा गया। इन्होंने गोल फ्री मॉडल क्यों कहा है? इन्होंने कहा कि यह कोई भी मूल्यांकन है जिसमें मूल्यांकन करता किसी मतलब बिना किसी विशेष मूल्यांकन के करता है। यहाँ पर कहा गया है कि ज्ञान या संदर्भ में पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य जो होते उसको इन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, प्री डिटर्मिनेशन की बात नहीं करी है, बल्कि इन्होंने कहा है कि अपनी नीड को देखेगा। कोई भी व्यक्ति नीड को देखने के बाद वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। अब देखिए, अपने आइडेंटिफाई करेगा नीड को आइडेंटिफाई करेगा, ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए आपने क्या इफेक्ट डाला है, कौन कौन सी चीजों को यूज किया जो आपको प्रभावित किया, उस पर ये ज्यादा फोकस करते हैं हम लोगों को। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर कितनी चीजें? जी। अब इनकी और अगर हम बात करेंगे कि इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो इनके प्रिंसिपल्स में कहता है कि लक्ष्यों और उद्देश्यों को संदर्भित किए बिना जांच करने के लिए प्रासंगिक प्रभावों की पहचान करना। मतलब कहता है आइडेंटिफाई रिलेवेंट इफेक्ट टू एग्जामिन विथआउट रिफरेंसिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पर गोल और ऑब्जेक्टिव को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, नीड मतलब कि नीड और उद्देश्यों को संदर्भित किए बिना ही जांच करने की प्रासंगिकता को प्रभावित करने वाले की पहचान करना होता है। मतलब कुल मिला के सबसे पहला आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे में कहता है कि लक्ष्य और उद्देश्यों के संकेत के बिना क्या इसकी पहचान करे। मतलब कहता है कि आइडेंटिफाई व्हाट एक्चुअल without the prompting of goals and objectives। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कहते हैं डिटरमिनेट करने की बात कि निर्धारित करना कि प्रभाव किस हद तक सकारात्मक है नकारात्मक है। तो ये सब चीजें इसमें
कुल मिला के इतने पॉइंट्स यहाँ पर आता है। इनका नाम सबसे ज्यादा है कि गोल्डफ्री मॉडल किसने दिया है एग्जाम में। जी ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। और देखो इसमें क्या होता है, अब देखो और इसमें कुछ पॉइंट इसमें जोड़ते हैं तो और अच्छा रहेगा। इसमें कहता है कि जी एफ और ई, ये मॉडल है ना, जी एफ ई मॉडल है। इसमें कहता है कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है ये भी जान लो। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि कार्यक्रम वास्तव में क्या करता है, कहते हैं कि व्हाट डज द प्रोग्राम एक्चुअली डू। ठीक है, पहला क्या है, वास्तव में कार्यक्रम क्या करता है। तो इन्होंने पहला ही क्वेश्चन है कि प्रोग्राम के से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन किसके लिए, प्रोग्राम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन किसके लिए होगा, आपका प्रोग्राम के लिए होगा। ठीक, क्वेश्चन भी करते हैं प्रोग्राम के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, कहते हैं कि प्रश्न पूछे और उत्तर खोजने के तरीकों को यहाँ पर खोजता है। कहता है कि आस्क क्वेश्चन एंड डिवाइस वे टू फाइंड आंसर। मतलब यहाँ पे आस्क क्वेश्चन ask question है और and फिर ask question and device, फिर ask question and device ways to, फिर device ways to find answer, find। ठीक, सबसे पहला तो ये हुआ, पहले में क्या हिंदी लिखेंगे क्या कि प्रश्न पूछे और उत्तर खोजने के तरीके को खोजे। ठीक है, कि प्रश्न पूछिए और उत्तर, उसके प्रश्न पूछना, उसके उत्तर भी स्वयं से ही आप खोजिए। फिर दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में कहता है कि निर्धारित करें कि मूल्यांकन क्या करेगा और इससे हितधारकों को कैसे लाभ होगा। कहता है डिटर्मिनेट, कहता है डिटर्मिनेट दैट द इवैल्यूएशन विल, कहता है determinate the evaluation। ठीक है, determinate what the determinate, यहाँ पे what ये लिख दिया नहीं, determinate the evaluation यहाँ पर सबसे पहले करेंगे यहाँ पर। ठीक है, determinate the evaluation। ठीक है, बेनिफिट स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, जो भी हितधारक होते हैं कि जो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर। फिर नंबर 3 पे कहते हैं कि यहाँ पर जब आपने सबसे पहले में आपने प्रश्न पूछा और उसके आंसर खोलने के तरीके देखे, दूसरे आपने देखा कि जो इवैल्यूएशन करेंगे उसका क्या लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हम फालतू का इवैल्यूएशन उसका कर ले। तो ये बोलता है, इससे कहता है कि डेटा को कलेक्शन, कहते हैं डेटा कलेक्शन यहाँ पर करेंगे। ठीक, डेटा को कलेक्शन करने के बाद पहले में आस्क क्वेश्चन, डिवाइस वे ऑफ फाइंड आंसर कह रहा, दूसरे में डिटरमाइन द इवैल्यूएशन कह रहा, तीसरे में डाटा कलेक्शन कह रहा है और चौथे में आपसे क्या कह रहा है, चौथे में इंटरव्यू कह रहा है। आपका क्या कह रहा है, इंटरव्यूइंग कह रहा है। ठीक, इंटरव्यूइंग, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार के लिए बोल रहा है। ठीक, साक्षात्कार करेंगे, सबसे पहले आस्क क्वेश्चन, फिर डिटरमिनेट, फिर डाटा कलेक्शन, फिर इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू के बाद रिफ्लेक्टिव फीडबैक मिलेगा आपका, क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टिव फीडबैक, रिफ्लेक्टिव फीडबैक मिलेगा आपका। रिफ्लेक्टिव फीडबैक, चिंतनशील प्रक्रियाएं आपकी आएंगी, प्रतिक्रिया आपकी आएगी ना, यहाँ पे आपकी क्लियर है पॉइंट, यहाँ पर बताओ। हाँ सर,
जी सर। हाँ, अब इसमें होता है कि जब इसको हम यूज करते हैं तो इसका हम पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका साइड इफेक्ट ये पड़ता है कि जो भी मतलब कहते हैं कॉन्सेप्चुअल या इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके बारे में हमें इस बहुत बेहतरीन तरीके से इसके पता चल जाता है। इसमें जो है कंट्रोलिंग गोल, मतलब गोल को या वो आपके जो लक्ष्य को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए इसमें जो बायसनेस आती है, बायसनेस को हम लोग कम कर सकते हैं इस स्क्रीन की सहायता से। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद नीड अपनी देखेंगे, खुद नीड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, फिर उसका इवैल्यूएट भी करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी बायसनेस से हम लोग बच जाते हैं। किसी और की नीड्स नहीं होती बल्कि सेल्फ की नीड होती ना, तो इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा बेटर इसको माना जाता है। क्लियर है पॉइंट? आगे चले किर्कपैट्रिक पर। हाँ बोलिए। जी सर क्लियर है। हाँ ओके ओके। चलो अब हम लोग चलते हैं किर्कपैट्रिक पर। ठीक है, किर्कपैट्रिक जो मॉडल होता है आपका, किर्कपैट्रिक मॉडल होता है आपका, ठीक, इसमें होता है, इसको सबसे पहले आपको पता है कि इसको किसने दिया? डोनाल्ड किर्कपैट्रिक, जिसके नाम से है वही दिया इन्होंने। ठीक है, डोनाल्ड किर्कपैट्रिक 1959। सेशन क्या होता है? 1959। 1959। ठीक है, किर्कपैट्रिक ने 1959 में दिया है। इसमें कहा गया है कि ये जो है इसमें 4 लेवल है। क्या है कि दिस मॉडल इंक्लूड 4 लेवल व्हिच आर डिजाइन्ड एज ए सीक्वेंस ऑफ वे ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब इसमें कहता है कि इस मॉडल में 4 स्तर शामिल हैं जिन्हें मूल्यांकन करने के तरीकों के अनुक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है। फिर कहता है कि करिकुलम प्रोग्राम्स, सबसे पाठ्यक्रम कार्यक्रम। अब 4 डिजाइन क्या है, चलो 4 लेवल डिजाइन लिख देते हैं। 4 लेवल, ठीक है, 4 लेवल मॉडल, इसको 4 लेवल मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 लेवल मॉडल। अब 4 लेवल मॉडल में होता क्या क्या चीजें ये जान लो, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा ही जाता है बस। सबसे पहले रिएक्शन होता है या रिएक्ट होता है, रिएक्शन। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका लर्निंग होता है। ठीक, तीसरा जो होता है आपका, तीसरा आपका होता है बिहेवियर। बिहेवियर। चौथा आपका क्या होता है? रिजल्ट होता है। ठीक, ये आपका होता है। इसमें कुल मिला के ये 4 स्तर, 4 स्टेप इन्होंने बताए। कहते हैं कि यह मॉडल जो है यह मॉडल प्रशिक्षण मूल्यांकन के बारे में भी बताता है। कहते हैं कि दिस मॉडल आल्सो एक्सप्लेन अबाउट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। तो आप लिख लो कि ये जो है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के लिए बताता है। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन शायद इससे पहले किसी ने बताया ना। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन आपको पड़ेगा तो आप बता सके ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं, वो भी करिकुलम के लिए तो किर्कपैट्रिक मॉडल को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस कहा गया कि इसे 4 स्तरीय मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, ये तो मैंने बताया। लेकिन यह मॉडल जो सरल लचीला है, मतलब कि किर्कपैट्रिक मॉडल इज सिंपल, फ्लेक्सिबल एंड कंप्लीट है। आपका पूरा का पूरा इसमें देता है। इसमें कहता है कि यह प्रशिक्षण की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए विश्वव्यापी मानक है। कहता है कि इट इज द वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग।
ठीक है, ऑफ ट्रेनिंग। तो ये सबसे ज्यादा ये यहीं पर ये जोर देता है, इसलिए इसको सबसे अलग बताया गया, सबसे अलग यहाँ पर इसको माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 लेवल थे, 4 लेवल मैंने यहाँ पर आपको बताया। सबसे पहले रिएक्शन, रिएक्शन को मैंने क्या बताया था हिंदी में, प्रतिक्रिया बताया है। प्रतिक्रिया, लर्निंग का मतलब आप लोग जानते हैं अधिगम, और आपका बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, और रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब क्या होता है परिणाम, जी परिणाम। ये तो ये आपको मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट यहाँ पर बताया इसमें। ठीक है, अब इसमें स्तर पहले लेवल पे क्या होता है, दूसरे लेवल, तो यहाँ पर इतनी ही चीजें ही आपके इंपॉर्टेंट वे में काम करेंगी आपकी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर बताओ सबको कि रिएक्शन पहले लेवल में हम लोग देखते हैं, तो पहले लेवल में आपका क्या आता है, पहले लेवल में अगर हम लोग देखते हैं तो कहता है कि इवैल्यूएशन ऑन दिस लेवल मेजर हाउ दोज who participate in the program react to it। मतलब इस स्तर पे, पहले स्तर पर हम बात करेंगे तो इस स्तर पर मूल्यांकन जब हम करते हैं तो कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों पर कैसी प्रतिक्रिया होती है ये देखते हैं। जैसे कस्टमर जैसे कस्टमर स्टाफ रिएक्शन होता है, कस्टमर स्टाफ एक्शन की बात करेंगे, फिर इंगेजमेंट की बात करेंगे, फिर रिलेवेंस की उसमें कैसी प्रासंगिकता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को रिएक्शन में हम नोट करेंगे। रिएक्शन के बाद फिर हम लोग लर्निंग में जाएंगे, तो लर्निंग में हम लोग क्या देखते हैं लर्निंग में हम लोग क्या देखते हैं बताएं। बच्चे ने क्या सीखा, कितना नॉलेज मिला। हाँ, उसमें क्या इसकी वो स्किल्स देखते हैं कि उनकी स्किल्स कैसी हो जाएगी, मतलब उन्होंने एटीट्यूड उनका कैसा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, उनका नॉलेज कैसा है, उनका कमिटमेंट कैसा है, पूरा का पूरा ये लर्निंग प्रोसेस में जाएगा आपका, लर्निंग सेकंड लेवल पे जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब किसी की इच्छा को देखते हैं, इस पे जो है इंटेंशंस को देखते हैं, इंटेंशंस नॉलेज मतलब इंटेंशंस को देखते हैं, नॉलेज को देखते हैं, स्किल को देखते हैं, एटीट्यूड को देखते हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें आपकी आएंगी वो सब लर्निंग में आएगी। क्लियर है। अब आती है बात नेक्स्ट, बिहेवियर में क्या चीजें आएंगी आपकी। बिहेवियर में आप देखेंगे कि उसका व्यवहार कैसा है, बोलने चालने का तरीका कैसा है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बिहेवियर में हम लोग बात करते हैं, बिहेवियर में हम लोग नीड एंड ड्राइव को देखते हैं। ठीक है, ड्राइव्स को देखते हैं कि क्या नीड है, क्या ड्राइव्स है, वो किस तरीके से अपनी नीड और नीड के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बिहेवियर को देखते हैं। और चौथा लेवल जो होता है जिसमें आप लोग और हम लोग रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट में परिणाम को देखते हैं कि जो पहले से बना। हाँ बोले सर, कुछ इमरजेंसी है, हम लीव ले रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक। तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं आपको, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा यहाँ पर इवेल्युएशन जो आपके 4 लेवल है ये आपको यहाँ पर मेजर करके बताता है। क्लियर है यहाँ पर बताओ। यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया आपका किरपैट्रिक का जो भी आपका पॉइंट्स था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन सी आपका कंप्लीट होता है। अब सेक्शन डी बचता है। ठीक है, क्या बचता है आपका, सेक्शन डी बचता है। सेक्शन डी में देखते हैं हम लोग, सेक्शन डी में आपके काफी कुछ ज्यादा कुछ नहीं बचते हैं उसमें। सेक्शन डी में आपका क्या होता है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज। तो करिकुलम चेंज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग की जब होगी तो नेक्स्ट क्लास कल की डेट में हम लोग करिकुलम चेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। करिकुलम चेंज में क्या क्या चीजें आपकी शामिल होंगी आपकी। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ, जैसे टाइप्स ऑफ करिकुलम की बात करेंगे तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, टीचर सेंटर्ड करिकुलम है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेस करिकुलम है, इंटीग्रेटेड करिकुलम, कोर करिकुलम, ब्रॉड करिकुलम, हिडन करिकुलम। तो ये सब करिकुलम से रिलेटेड आपके पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे हम लोग करिकुलम चेंज से रिलेटेड आपके टॉपिक्स को
डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए चलिए अभी तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर शाम को हम लोग, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद सभी को।